Okay, students, this is lecture number 16, and today's topic is PERT CPM. And today we will discuss the CPM topic of Unit 2. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जो नेटवर्क है वो कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग नेटवर्क बनाना सीखा था, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखा नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसे मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम दोनों मेथड से भी इसको नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, मैंने आपको दो मेथड बताया अभी, AON यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड, एंड सेकंड वन था AOA यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराने वाला हूं अभी जिसमें हम लोग दोनों से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो मेथड में थोड़ा इजी पड़ेगा हम लोग वही मेथड आगे तक फॉलो करने वाले हैं, जो कि मेरा AON है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मुझे सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है। तो आप लोग बताओ पहले मैं स्टार्ट किससे करूं, AON से या AOA से? बताओ भाई। सर ये दोनों टॉपिक ही नए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे ये उम्मीद थी वैसे। जी जी सर। नहीं, लास्ट क्लास में थे वैसे या क्लास में आप नो सर। नहीं थे? और आप सूर्यकांत, आप तो क्लास में थे शायद। सूर्यकांत तो क्लास में था आप। नहीं सर, लास्ट क्लास में मैं आया था सर, लेकिन मैंने एक टॉपिक नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं साथ के साथ लेफ्ट हो गया था सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, रिवाइज कर लो। चलो फिर मैं बता रहा हूँ दोनों से। जी सर। तो देखो, इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। मैं ये होते हैं मेरे पास दो मेथड नेटवर्क को बनाने के। मैं सॉल्व इसके बाद में कराऊंगा। तो पहले इसको मैं ड्रॉ करके देखूंगा कि जो हमारी प्रॉब्लम दी हुई है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू ए नेटवर्क। ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है AON यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड, दूसरा है मेरे पास एक्टिविटी ऑन एरो। ठीक है, तो अब आप लोग जब शुरू से समझोगे तो मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, आपके पास दो एक्टिविटीज होती है, दो कॉलम है आपके पास। देखो पहले में क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी, एंड दूसरे में क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर एक्टिविटी। यानी कि ये जो एक्टिविटी है, इस वाली एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी कौन सी है, यानी कि उस एक्टिविटी के बाद आपका ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे जो हमारा एक्टिविटी ए है, इसके आगे लगा हुआ है डैश। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटी ए है इसको स्टार्ट होने से पहले कोई और एक्टिविटी नहीं चाहिए, यानी कि ये सबसे पहली एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। फिर उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बात करता हूं मैं एक्टिविटी बी की, तो एक्टिविटी बी है वो आपकी स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ए। यानी कि जब एक्टिविटी ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी। इसका मतलब मोटा मोटा ये है। बात समझ में आ गई? जी सर। उसके बाद देखो जहां पर ये दो लिखे हुए हैं बी और सी, यानी कि बी और सी का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी ई है मेरी, जब दोनों एक्टिविटी बी और सी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही स्टार्ट होगी। यानी कि जो एक्टिविटी ई है वो दो पे डिपेंड कर रही है, यानी कि दो एक्टिविटी जब हो जाएंगी कंप्लीट उसके बाद ही एक्टिविटी स्टार्ट हो पाएगी। ऐसे ही जो मेरी देखो लास्ट एक्टिविटी जी है वो तीन एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जब वो तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मेरी एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी। राइट, तो ये पहले समझना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो ये भी क्लियर हो गया कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है और उससे प्रीवियस एक्टिविटी कौन सी है। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूं, जो मैं पहला मेथड बताऊंगा आपको वो बताऊंगा मैं एक्टिविटी ऑन नोड। यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटी होगी वो हमारी नोड पे आएगी। अब ये होता क्या है नोड, मैं छोटा सा जो एग्जांपल दे रहा हूं, एक ये मैंने एक सिंबल बनाया, सर्किल से बनाया। इस सर्किल को बोलता हूं मैं इवेंट या नोड। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कोई एक एक्टिविटी ABCD जो भी आपको यहां पे दिख रही है। ठीक है, यहां मैंने दिया 1, यहां मैंने दिया इसको नंबर 2। तो ये जो मैंने लिखा है इसको मैं बोलता हूं एक्टिविटी ऑन एरो। क्या बोला मैंने? एक्टिविटी ऑन एरो। मतलब जो मेरी एक्टिविटी है वो एरो के ऊपर आ रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी कि जो अगर मैं इसको एरो के ऊपर लिख रहा हूं तो मैं इसको बोलता हूं एक्टिविटी ऑन एरो। बट वही अगर मैं एक्टिविटी को इस सर्किल के अंदर लिखूं, यानी कि इस नोड के अंदर या इवेंट के अंदर, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी ऑन नोड। यानी कि अगर मैं सिंपली लिखूं इसको एक्टिविटी को एक सर्किल के अंदर, और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी बी। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी ऑन नोड। क्लियर हुआ अंतर? दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक है भाई, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एरो।
अब इसमें फायदा क्या है, फायदा दोनों है, नुकसान भी है। जैसे आप एक्टिविटी एरो में देख लो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्टिविटी ए स्टार्ट कब हो रही है और कब फिनिश हो रही है, यानी कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। बट जो हमारी एक्टिविटी और नोड है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंपली एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। एक मिनट बेटा, एक मिनट क्लास होल्ड रखना, मैं भी आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो अभी आपको टॉपिक क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ फिर, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आगे इसके बाद, क्यों भाई? यस बेटा आवाज सर। आ रही? हाँ। जी सर। हाँ, इसमें एक चीज और थी, जैसे हम लोग थ्योरी में जा रहे हैं तो एक बार और देख लेते हैं। एक डिफरेंस इसमें और ये है, जैसे कि जो हमारा एक्टिविटी ऑन एरो है, इसमें हम लोगों को कई बार डमी एक्टिविटी ऐड करनी पड़ती है अपनी तरफ से, क्योंकि जो डायग्राम की फिजिबिलिटी है वो मेंटेन करने के लिए हम लोगों को डमी एक्टिविटी करनी पड़ती है एक्टिविटी एरो में। बट जो एक्टिविटी ऑन नोड है इसमें हम लोगों को कोई भी डमी एक्टिविटी ऐड नहीं करनी पड़ती, तो ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है भाई, सिक्के दोनों पहलू होते हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है। तो फायदा इसका ये है कि ये इजी है और इसमें कोई डमी एक्टिविटी ऐड नहीं करनी है। एक्टिविटी एंड एरो में क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जो पहला मेथड है मैं वो पहले आपको वो बताऊंगा, जो कि मेरा है एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है भाई, तो एक्टिविटी ऑन नोड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिविटी हमारी नोड पे आती है, यानी कि जो सर्किल है उसे हम लोग नोड बोलते हैं, उस नोड के अंदर हमारी एक्टिविटी आती है। तो आप इस टेबल को देखो, इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारी सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वो क्या है, एक्टिविटी ए। यानी इस एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट होने से पहले किसी और एक्टिविटी का वेट नहीं करना। तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी और द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्टिविटी बनाऊंगा मैं इस एक्टिविटी ए को। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्किल लूंगा, उसके अंदर मैंने ए को प्लेस किया, ये मेरी एक्टिविटी ए बन गई। सिंपल है। अब उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी बी, अब वो देखो कहां से निकल रही है, वो निकल रही है मेरी एक्टिविटी ए के बाद। यानी कि जो मेरी एक्टिविटी बी है वो कब स्टार्ट होगी, जब एक्टिविटी ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इसके बाद ही आएगी। हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, यानी कि हमारा जो डायग्राम बनेगा वो यहां से इस तरफ चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब ए के बाद लाऊंगा मैं एक्टिविटी बी को, एक सर्किल बनाऊंगा मैं इस तरह से, ये मैंने बना दिया यहां पर एक्टिविटी बी। ठीक है भाई, फिर देखो उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी सी, और सी एक्टिविटी किसके बाद स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ए। तो ध्यान से देखो, फिर से मैं क्या करूंगा, ए के बाद एक फिर से लाइन खींच दूंगा, यहां पे बना दूंगा एक्टिविटी सी को, और एक सर्किल से बंद कर दूंगा, यानी कि मेरी होगी एक्टिविटी सी। यहां तो हो गया भाई। अब देखो उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी आ रही है एक्टिविटी डी, और जो एक्टिविटी डी है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी बी। यानी मैं क्या करूंगा, बी के आगे एक और लगाऊंगा एरो, यहां बना दूंगा मैं एक्टिविटी डी। क्लियर है भाई? यस अब सर। ध्यान दो, जो मेरी एक्टिविटी ई है, वो एक्टिविटी ई जो है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी बी और सी के बाद। यानी कि जो मेरी अब नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी वो एक्टिविटी बी और सी से निकलनी चाहिए। तो यानी मैं क्या करूंगा, एक दोनों को कंबाइन कर दूंगा यहां पे इस तरह से बना के एरो को, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी ई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब देखो जो मेरी एक्टिविटी ई हो गई है, उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मेरे पास एक्टिविटी एफ। अब जो एक्टिविटी एफ है वो कहां से निकल रही है, वो निकल रही है एक्टिविटी सी के बाद। बता दो भाई, एक्टिविटी सी से मैंने एक और एक्टिविटी निकाल दी, इसको मैंने बोल दिया एक्टिविटी एफ। तो ये होगी मेरी एक्टिविटी एफ। अब एक्टिविटी एफ के बाद जो मेरी लास्ट एक्टिविटी दिख रही है वो मुझे दिख रही है एक्टिविटी जी।
अब चांस की बात देखो, जो मेरी एक्टिविटी जी है वो कहां से निकल रही है, वो निकल रही है मेरी डी, ई और एफ, यानी कि जो मेरे लास्ट नोट्स मुझे दिख रहे हैं डी, ई और एफ, यानी कि जो मेरी लास्ट एक्टिविटी बनने वाली है जी, वो इन तीनों से निकल रही है। तो यानी मैं क्या करूं, एक जी को बना दूंगा यहां पर इस तरह से, ये बना दिया मैंने, तो वो डी के बाद भी निकल रही है और ई के बाद भी निकल रही है और एफ के बाद भी निकल रही है। ठीक है भाई, तो ये मेरा बन गया नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम बाय द मेथड एक्टिविटी ऑन नोड। क्लियर है, डाउट है? यस सर क्लियर है। चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जैसे ये मेरा डायग्राम बन गया है एक्टिविटी ऑन एरो से, सॉरी एक्टिविटी ऑन नोड से। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक्टिविटी ऑन एरो से भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई उसको भी, इसको रहने देते हैं ऐसे, बना रहने दो। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, एक्टिविटी ऑन एरो में क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई एक्टिविटी हमें शो करनी होती है तो उसमें हम लोगों को दो इवेंट शो करने होते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज द एंड ऑफ द एक्टिविटी। तो मैं क्या करेंगे, जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको इजिली विजिबल हो। तो देखो इसमें जो मेरी एक्टिविटी ए है वो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी मेरी है, यानी कि उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यानी मैं क्या करूंगा, इस एक्टिविटी को मान लूंगा दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी ए। तो जो स्टार्टिंग मेरी होगी वो मेरी क्या बन जाएगी, एक मेरी एक्टिविटी इस तरह से आ जाएगी, एक्टिविटी ए यहां पर। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी ए। मेरे थोड़े सर्कल सही नहीं बन रहे हैं, आप लोग कोशिश करना कि आप लोग सर्कल सही से बनाओ और जो भी आपकी लाइंस है दे शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं माउस से कर रहा हूं तो मेरी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, आप लोग ट्राई करिएगा कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने एग्जाम में। और जब भी डायग्राम बनाओ हमेशा पेंसिल यूज करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपसे गलती होगी, डायग्राम कभी भी आपका सही नहीं बनेगा। तो कोशिश करो कि हमेशा आप पेंसिल से बनाओ ताकि उसमें आप करेक्शन कर सको। ओके, तो ये होगी मेरी एक्टिविटी ए। अब देखो जो एक्टिविटी ए के बाद मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी निकल रही है वो निकल रही है मेरी एक्टिविटी बी। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही सेम काम करूंगा, यहां से एक निकालूंगा एरो, यहां सर्किल दूंगा और इसे बोल दूंगा दिस इज माई एक्टिविटी बी। ठीक, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी मुझे दिख रही है वो है मेरी एक्टिविटी सी। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, एक एरो बनाऊंगा नीचे की तरफ, इसे बोल दूंगा मैं, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी सी। ठीक है, अब जो मेरी एक्टिविटी डी है वो निकल रही है आफ्टर एक्टिविटी बी। तो यानी कि मुझे फिर से क्या करना है, बी के बाद मुझे एक एरो बना देना है इस तरह से, वो बन जाएगा मेरा एक्टिविटी डी का। ठीक है भाई, ये बन गया। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी ई। तो यानी कि जो मेरी एक्टिविटी ई है वो क्या है, उसमें मुझे क्या करना है कि उसको स्टार्ट करना है जब मेरी एक्टिविटी बी और सी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरी बी और सी एक्टिविटी कंप्लीट कहां पे हो रही है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 और 4, यानी कि जो मेरे पॉइंट्स 3 और 4 हैं उनको मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी ई है वो उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर मुझे कोई एक्टिविटी ई इस तरह से दिखानी है कि जो बी और सी के बाद हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो मुझे मर्ज करने होंगे, यानी कि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक जगह कंबाइंड होने चाहिए, उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी ई इसके बाद स्टार्ट होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि अगर मैं इनको मर्ज करूंगा तो ये बी और सी एक्टिविटी एक ही हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं एक साथ तो क्या होगा, ये एक्टिविटी एक ही बन जाएगी, वो मेरा डायग्राम गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक डमी एक्टिविटी बना दूंगा, फर्जी एक्टिविटी बनाऊंगा अपनी तरफ से। ठीक है, और डमी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लॉजिक को क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। राइट, तो इसको जो जब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हर एक्टिविटी कुछ टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, 10 15 20 हफ्ते, घंटा, साल। बट जो हमारी डमी एक्टिविटी है उसकी टाइम ड्यूरेशन 0 रहती है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपनी तरफ से ऐड किया है जस्ट फॉर मेकिंग द सीक्वेंस।
तो इसको हम लोग नाम देते हैं D1 बोल देंगे, ये हमारी डी फर्स्ट डमी एक्टिविटी हो गई, और ये होगी हमारी सेकंड डमी एक्टिविटी। ठीक है भाई। तो अब इस डमी एक्टिविटी के बाद क्या हो जाएगा, जो मेरी एक्टिविटी ई थी वो मैं इसके बाद बना दूंगा यहां से एक्टिविटी ई को, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ई। ठीक है। अब देखो जो मेरी एक्टिविटी ई बन चुकी है वो बी और सी के बाद स्टार्ट हो रही है, यानी कि जब मेरी एक्टिविटी बी और सी कंप्लीट हो गई है उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है। अब देखिए उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी एफ। अब जो एफ है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर सी, तो यानी कि जो मेरी सी है उसके बाद मुझे एक एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, तो वो मैं दिखा दूंगा। यहां पे मेरी हो जाएगी एक्टिविटी ये एक्टिविटी एफ। ठीक है। अब ध्यान दो कि जो मेरी एक्टिविटी है जी वो स्टार्ट हो रही है मेरी एक्टिविटी डी ई और एफ के बाद। यानी कि मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि जो एक्टिविटी डी ई और एफ है इनके जो एंड पॉइंट्स हैं दे शुड बी सेम। मतलब जो मैंने ये अलग अलग बना रखे हैं, डी का एंड पॉइंट ये रहा, ई का एंड पॉइंट ये रहा और एफ का एंड पॉइंट ये रहा, तो ये अलग अलग ना होके ये एक ही जगह होंगे कौन साइड, उनसे एक्टिविटी निकलेगी जी। ठीक है। इन सब के होने चाहिए सेम एंड पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, मैं फिर से इसको मॉडिफाई कर देता हूं थोड़ा सा। ये इस तरह से ना आके और ये इस तरह से ना आके ये एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहां बना दिया मैंने एक सर्किल, तो ये बन जाएगा मेरा एक्टिविटी ई, और जो एक्टिविटी एफ है मेरा वो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, ये बन गया मेरा एक्टिविटी एफ। ये एक्टिविटी एफ हो गया, ये ई हो गया और ये डी हो गया। तीनों हमारे जो हैं एक ही जगह हो जाएंगे कौन साइड, यानी यहां पे ये सारी हमारी एक्टिविटी मर्ज हो रही है। ठीक है। इनके एंड पॉइंट्स सेम है। क्यों? क्योंकि जो मेरी एक्टिविटी जी है वो इन तीनों के बाद स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके बाद एक एरो ऐड करूंगा इस तरह से, वो बन जाएगा मेरा एक्टिविटी जी एंड दिस इज माई लास्ट पॉइंट, यानी यहां पे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। आप चाहे नंबरिंग करो या इस तरह लिख दो एंड, एक ही बात। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माई एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने एक्टिविटी ऑन एरो के थ्रू, ये बनाया है मैंने एक्टिविटी ऑन नोड के थ्रू। सर एक क्वेश्चन था। बताइए। सर इस बार हमने डमी क्यों नहीं यूज की सर, डमी एक्टिविटी? डमी तो यूज करी तो है, नहीं जो सर, D1 और D2 है ये डमी तुम्हारी एक्टिविटी है। ये सर एक तो यहाँ यूज कर ली, जब सर जो एक्टिविटी जी को बनाने में यूज करी सर, एक्टिविटी किसको, जी को? ये डी ई एफ को हाँ। जो सर यहाँ डमी एक्टिविटी नहीं यूज करी सर। नहीं, डमी कैसे यूज करोगे आप बताओ मुझे। सर तो जैसे कि देखो यहाँ देखो यहाँ मैंने डमी क्यों यूज करी, क्योंकि मेरे पास जो एक्टिविटी बी और सी है इनके मुझे एंड पॉइंट्स करने थे एक साथ मर्ज, बट दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट थे वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी एक्टिविटी, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो ये तो एक्टिविटी एक ही रह जाएगी ना, दो एक्टिविटी कैसे मैं शो करूंगा। जी सर, बात समझे मेरी आप, मैं इसको थोड़ा रफ बना रहा हूँ। जैसे मेरी एक्टिविटी यहाँ से थी, ये मेरी एक्टिविटी ए निकली, उसके बाद मेरी एक्टिविटी ये निकल गई यहां से एक्टिविटी बी। ठीक है, मैं एरो पॉइंट हूं ऐसी, ये मेरी होगी एक्टिविटी सी। अब मुझे क्या करना है, इनके एंड पॉइंट सेम करने हैं। तो अगर मैं इनके एंड पॉइंट सेम कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, ये से बन जाएंगे, यानी कि एक्टिविटी ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगी एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी भी हो जाएगी, क्योंकि आप इसके एंड पॉइंट मर्ज कर रहे हो। क्यों? यस क्योंकि ये एक्टिविटी को मुझे दो अलग एक्टिविटी को तरह शो करना है, इसीलिए इनके एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकते। रीजन क्या है, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होने की वजह से इनके एंड पॉइंट्स को मर्ज मैं नहीं कर सकता। बट एज पर क्वेश्चन मुझे इनके एंड पॉइंट्स को दिखाना है एक साथ खत्म होते हुए। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही मेरी एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रही है, इसलिए मुझे डमी एक्टिविटी को इसमें ऐड करना पड़ा। बट जो मेरी एक्टिविटी डी और ई और एफ है इनके साथ ऐसा नहीं है, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो देखो अलग अलग है। डी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ई का स्टार्टिंग पॉइंट ये है,
एफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अगर मैं इनके एंड पॉइंट्स को मर्ज कर रहा हूं तो मुझे कोई डायनामिक एक्टिविटी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। यस सर। ठीक है भाई, जी सर। और बताओ कोई डाउट पूछ लो। तो अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, तो अब मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें रब कर दे रहा हूं। अब जो सोल्यूशन मेरा आया था वो सोल्यूशन मेरा इसका इस तरह बन के आएगा, एक्टिविटी एरो का ये जो मैंने देखो बनाया, डेम एक्टिविटी के बीच में यहाँ पे ऐड हो रही है, और जो एक्टिविटी नोट था वो मेरा कुछ इस तरह बन के आएगा। ठीक है, ऐसे आया था ना, यानी हमारा जो डायग्राम था सही बना था। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो ये है कि अभी तो हमने वो सिर्फ डायग्राम सीख लिया, अब उस डायग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड है मेरे पास क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको बोलता हूं मैं सीपीएम, और दूसरा है पर्ट, दैट इज प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। तो हम लोग आज देखेंगे सीपीएम और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग पर्ट को। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये सीपीएम है क्या। सीपीएम बेसिकली क्या होता है कि जो आपने डायग्राम बनाया, अभी जो ऊपर डायग्राम देख रहे हो आप, इस डायग्राम का जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, यानी सबसे लंबा पाथ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। और वही हमें लॉन्गेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना होता है, वो हम लोग निकालेंगे इस मेथड की हेल्प से। अब इसमें जो जो हमारी एक्टिविटीज आती हैं जो क्रिटिकल पाथ में आती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं दे आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। बेसिकली क्रिटिकल पाथ इज द कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब ऐसा समझ लो। ठीक है, अब क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है वो हम लोग भी आगे बताएंगे। उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी शेड्यूल्ड है उसमें जो डिले हो रहा है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी द डिले ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, यानी जो हम लोगों ने टाइम शेड्यूल किया है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का वो उसी टाइम पे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। बस हमारी उसको स्टार्ट होने में फिनिश होने में कोई भी डिले नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आगे अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी उनका जो डिफरेंस है वो आना चाहिए जीरो। अगर वो जीरो आ रहा है यानी उनकी वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दिस इज द क्रिटिकल एक्टिविटी। और जो भी हमारा एक्टिविटी ऐसी होंगी उनके कलेक्शन को बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल पाथ। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा इस तरह बनेगा। एक क्वेश्चन आपको दिया होगा इस तरह से, आपसे कहेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टीपीएम मेथड। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, जो हम लोगों ने अभी तक किया है। यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इनटू द नेटवर्क डायग्राम। उसके बाद हम लोगों को जो आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है वो करने के लिए बोलेगा। तो पहला स्टेप हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व, कि इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले भाई। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे डायग्राम बनने के बाद कि इसका टर्म्स का मतलब क्या है, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, व्हाटएवर। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। इसको मैं सॉल्व करूंगा एक्टिविटी ऑन नोड की हेल्प से। ठीक है भाई, तो देखो जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी दी है वो दी हुई है 1 से 2, टाइम कितना दिया हुआ है 15 वीक्स। नेक्स्ट है 1 to 3, टाइम दिया है 15 वीक्स। 2 to 3 टाइम दिया हुआ है 3, 2 to 5 5, 3 to 4 8, 3 to 6 12, 4 to 5 1, 4 to 6 14, 5 to 6 3 एंड 6 to 7 14। ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूंगा वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहली जो एक्टिविटी मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे एक्टिविटी 1। क्यों, क्योंकि 1 से पहले कोई एक्टिविटी मुझे स्टार्ट होती हुई नहीं दिख रही है, सारी एक्टिविटी 1 के बाद ही स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 1 to 3, 1 to 2 एक्सेट्रा। तो जो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी बनेगी वो बनेगी मेरी एक्टिविटी 1। बनाते हैं भाई, ये होगी मेरी एक्टिविटी 1। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है 1 to 2, 1 to 3। तो मैं क्या करूंगा, पहले बनाऊंगा मैं एक्टिविटी 1 to 2। ये होगी मेरी एक्टिविटी 1 से 2। अब देखो यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 वीक्स, तो मैं ऐसे ऊपर मार्क कर दूंगा 15 वीक्स। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है एक्टिविटी 1 to 3। तो मेरे पास ऑप्शन है, चाहे मैं इसको नीचे बनाऊं या ऊपर बनाऊं, कहीं बना देता हूं, मैं इसको बना देता हूं, यहां बना देता हूं। ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी 1 to 3। टाइम कितना दिया हुआ है इसका, टाइम दिया हुआ है इसका भी 15। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मेरी एक्टिविटी है 2 to 3, यानी कि अब 2 से मुझे 3 पे जाना है, एक्टिविटी 2 to 3। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम मेरे पास है 3 वीक्स, राइट।
उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 2 to 5, यानी कि अब जो 5 एक्टिविटी आएगी वो निकलेगी मेरी 2 के बाद। बना दो भाई, ये बन गई मेरी एक्टिविटी 5। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है इसमें 5 वीक्स, राइट। 2 to 5 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 3 to 4, यानी कि 3 से मुझे एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और जो फिनिश वाली एक्टिविटी आई वो आएगी मेरी एक्टिविटी 4। तो मैं इसको बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी 3 to 4। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है इसको 8 वीक्स, ये बना दिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 3 to 6, यानी कि अब मुझे 3 से फिर से एक्टिविटी एक और निकालनी है जो कि मेरी एक्टिविटी 6 है। तो इसको कहीं ऊपर बना देते हैं, यहां पे ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी 6। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी 6, यानी कि इसको टाइम दूंगा मैं 12 वीक्स, राइट। तो ये मेरी होगी 3 to 6। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 4 to 5, यानी मुझे 4 से स्टार्ट करनी है, खत्म करनी है 5 पे। तो बना दो यार यहां से 4 to 5। अब टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है इसमें 1 वीक, 1 लिख दिया मैंने यहां पर। फिर कह रहा है 4 to 6, तो उसके बाद मैं मार्क कर दूंगा 4 to 6 को यहां पे। ठीक है भाई, टाइम दिया हुआ है 14। फिर बोल रहा है 5 to 6, 5 to 6। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3। फिर उसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी है वो दिख रही है मुझे 6 to 7, यानी कि 6 के बाद एक एक्टिविटी मेरी आ जाएगी यहां पे 6 to 7। 6 to 7 हो गया मेरा ये। टाइम दिया हुआ है यहां पर 14। जैसे मेरी एक्टिविटी बन गई, ये देखो मेरी एक्टिविटी हो जाती है कंप्लीट। 6 to 7 के बाद कोई और फर्दर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम बन चुका है, यानी कि मेरा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया पूरा? जी सर। आगे बढ़ो। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट्स। तो अभी हम लोग अगले स्टेप में बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। अभी हम लोग सिर्फ 2 चीजें निकालेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम। बाकी के टाइम लोग एक टेबल के थ्रू निकालेंगे जो लोग उसके बाद बनाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एल। अब जो मैं ई और एल लिख रहा हूं, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और जो एल का मतलब है वो है लेटेस्ट फिनिश टाइम। यानी कि जो एक्टिविटी 1 है इसको स्टार्ट होने से पहले कितना टाइम चाहिए। तो आप देखो ये जो एक्टिविटी 1 है मेरी, इससे पहले कोई और एक्टिविटी नहीं है। दैट मीन्स इसको स्टार्ट होने के लिए चाहिए टाइम मुझे सिर्फ 0। क्लियर? यानी कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट होने से के लिए पहले कोई प्रीवियस एक्टिविटीज के पहले कोई ड्यू नहीं है, यानी कि ये स्टार्ट होगी आफ्टर 0 वीक्स। ये बात क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक मेथड है इसको बोलता हूं मैं फॉरवर्ड पास मेथड। यानी मैं अब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और जो मेरी इस एक्टिविटी के बाद एक्टिविटीज आएंगी उनमें मैं पर्टिकुलर प्रीवियस एक्टिविटीज के टाइम को जस्ट ऐड करता जाऊंगा। जैसे मैं जाऊंगा 1 से 2, तो मैं यहां लिखूंगा ई, और यहां पे देखो जो ई की वैल्यू आएगी वो जो प्रीवियस वैल्यू है ई की, उसमें मैं भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको जस्ट ऐड कर दूंगा। यानी कि 0 + 15 कितना जाएगा? ये 15। सिंपल है भाई, समझ में आ रहा है? बताओ भाई। यस सर। सिंपली मैंने क्या करा, जो भी मेरा टाइम पीरियड दिया हुआ था ये 15, इसको मैंने प्रीवियस वाले ई में ऐड कर दिया। 0 + 15 कितना हो गया? 15। ऐसे ही मैं जब जाऊंगा 1 to 3, तो जो यहां पे आएगी मेरी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 + 15, यानी ये हो जाएगी 15। क्लियर?
हाँ यस तो सर। बोलो। यस हाँ, सर। उसके बाद अब मेरे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 4। अब जब मैं 4 पे जाऊंगा तो 4 पे देखो मेरे पास 4 तक आने के दो ऑप्शन है। कौन कौन से? ये एक और जो यहीं पे गलती हो रही है। यहाँ पे गलती क्या हो रही है, जो मेरी एक्टिविटी 3 है उस पे आने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं 1 से आऊं या फिर मैं 1, 2 और 3 पे आऊं। तो जब मैं हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड अप्लाई करते हैं, यानी हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जहां पे भी दो एरो मर्ज हो रहे होते हैं, यानी कि किसी एक्टिविटी के पास दो एरो आके क्या बोलते हैं, कोइंसाइड हो रहे होते हैं या मर्ज हो रहे होते हैं, तो हम लोग चूज करते हैं विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि फॉरवर्ड में हमेशा मुझे देखनी होती है मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि जब मैं फॉरवर्ड पास मेथड अप्लाई करूंगा तो मैं चेक करूंगा मैक्सिमम वैल्यू कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहां से मिल रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ रही है देखिए। अगर मैं सीधा यहां पे आ जाऊं 1 2 3, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 + 15, 15। ठीक है। बट अगर मैं यहां के आता हूं 1, 2 और 3, यानी कि अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो कर रहा हूं 1 से 2 और 2 to 3, तो कितना आ रहा है? 15 + 3 यानी कि 18। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखी जाएगी यहां पर 18, ना कि 15। क्लियर? बस में आई मैंने क्या बताया। जहां पर भी मेरे पास दो एरो एक साथ मर्ज हो रहे हैं, वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा विच पाथ हैज द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ, और वो क्या होता है? क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ये आप रट लो। ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो मेरी लॉन्गेस्ट वैल्यू थी, बिगेस्ट वैल्यू थी, वो मैंने लिख दी यहां पर 15 और 18 में से। तो मेरी जो 18 थी वो मैंने चूज कर ली यहां पर। अब मैं आगे बढ़ूंगा 3 के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 4। अब 4 में देखो सिंपल एक ही एरो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 18 + 8 कितना हो जाएगा भाई? कोई क्लास में नहीं इसका मतलब। 26 सर। सिर्फ शिवांश लग रहा मुझे क्लास में है भाई। 18 + 8 26, तो ये हो गया 26 आपका। ठीक है भाई, तो 26 तो यहां पर। अब 4 के बाद क्या आ रहा है? 5। तो 5 पे देखो मेरे पास दो एरो मर्ज हो रहे हैं। जैसे मेरे पास दो एरो मर्ज हो रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा विच इज द लॉन्गेस्ट पाथ। अगर मैं 4 के बाद सीधे 5 पे आऊंगा तो कितना करूंगा? 26 + 1 यानी कि 27। 27। बट अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करता हूं 1, 2 और 5, तो कितना करूंगा? 15 + 5 यानी कि 20। बड़ा कौन सा है? 27। 27। तो मैं क्या लूंगा? 27 लूंगा भाई। ठीक है। अब 5 के बाद क्या आ रहा है? अब आ रहा है 5 के बाद 6। तो 6 पे देखो मेरे पास तीन एरो मार्ज हो रहे हैं, यानी मेरे पास तीन चॉइस है, मेरे पास तीन पाथ है। पहला पाथ क्या है? मैं सीधा आ जाऊं 3 to 6 पे आ जाऊं, यानी कि मैं सीधा आ जाऊं इस वाले पाथ के थ्रू, तो कितना जाएगा? 18 + 12 कितना होगा बोलो भाई? 30। 30। तो पहला ऑप्शन हो गया 30। दूसरा क्या है? मैं 4 to 6 पे चला जाऊं, यानी कि 4 to 6, 26 + 14 कितना होगा भाई? 40। 40। वेरी गुड। उसके बाद जो मेरा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? मैं सीधा जाऊं 5 to 6 पहुंच जाऊं, तो 27 + 3 कितना हुआ भाई? ये हो जाएगा 30। तो कौन सी बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे? 40। 40। तो मैं चूज करूंगा 40 को, तो ये हो जाएगा मेरा 40 यहां पर मैक्सिमम वैल्यू। ये हो जाएगा 40। राइट। अब देखो जो 40 के बाद मेरा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 7। सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इसको इसमें ऐड कर दूंगा। ये बन जाएगी मेरी लास्ट एक्टिविटी ई। यानी जो अर्ली स्टार्ट टाइम है फॉर एक्टिविटी 7 इज 40 + 14, 54। ठीक है, यस सर। समझ आया यहां तक? अब जैसे ही मेरी जो लास्ट एक्टिविटी का मैंने ई लिखा 54, वही टाइम हो जाएगा इसका एल बी, यानी कि जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वही हो जाएगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम। यानी कि इससे जो पहले एक्टिविटीज, जो मतलब पहले जो इससे एक्टिविटीज है उनके खत्म होने टाइम क्या है, यानी कि वो भी टाइम हमारी 54 से पहले ही खत्म हो जाएंगी सारी एक्टिविटीज।
इसके बाद, यानी जो ई की वैल्यू आती है वही हम लोग सेम वैल्यू देते हैं एक्टिविटी एल, सॉरी लास्ट एक्टिविटी के लिए। जो ई की वैल्यू है वही मेरी हो जाएगी वैल्यू एल की भी। तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पास मेथड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा बैकवर्ड, यानी कि जैसे मैं भी आगे आया था वैसे ही मैं जाऊंगा बैकवर्ड, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब फॉरवर्ड में क्या कर रहा था मैं चेक कर रहा था मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं जब बैकवर्ड में जाऊंगा जहां मेरी दो टेल मर्ज हो रही होंगी, स्टार्टिंग क्या था जहां पे दो हेड हो रहे थे मर्ज, जैसे कि एक ये और एक ये, तो अब जहां पे दो टेल हो रही होंगी, जैसे कि एक ये टेल और एक ये टेल, तो वहां मुझे चूज करना होगा विच इज द मिनिमम वैल्यू। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पास मेथड, ये हो गया मेरा बैकवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड में चेक करता हूं मैक्सिमम वैल्यू, और जो बैकवर्ड चेक करता हूं मैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब जो मेरी ये एल की वैल्यू है, इस एल में जो जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है इसको मुझे माइनस करना है। तो देखो 54 माइनस 14 कितना हो जाएगा भाई एल? 40। 40, ये सेम आ जाएगा 40, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 के बाद मैं जाऊंगा 5 पे, तो देखो 5 पे मेरे पास सिंगल एरो आ रहा है, मतलब सिंगल टेल, सॉरी सिंगल टेल है, यानी मेरे को सिर्फ सीधे सीधे माइनस कर देना है, कोई मेरे पास चॉइस नहीं है। तो यानी कि 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। उसके Yes. बाद जब मैं जाऊंगा 5 के बाद जाऊंगा मैं 4 पे, तो देखो 4 पे मेरे पास दो टेल दिख रही हैं, एक टेल ये वाली है और एक टेल ये वाली, यानी मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। फिर से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, तो फिर से कंपेयर करते हैं भाई। तो 40 माइनस 14 कितना होगा भाई बताओ? 26। 26, पहला ऑप्शन तो ये आ गया भाई। फिर देखो क्या कर रहा है, 37 माइनस 1 कितना होगा? 36। 36। तो छोटा क्या है? 26। 26। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लूंगा एल की वैल्यू एज 26। बस ये करना है, फॉरवर्ड में मैक्सिमम, बैकवर्ड में मिनिमम, बस ये मुझे देते जाना है। अब देखो 4 के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 3। अब 3 पे देखो मेरे पास फिर से दो टेल यहां पे मुझे दिख रही है, यानी कि मेरे पास फिर से चॉइस आ गई। तो कंपेयर कर लो फिर से भाई। तो यहां पे क्या है एल? 40 माइनस 12 कितना आ जाएगा भाई? 28। 28, पहला ऑप्शन ये आ गया। दूसरा क्या है? 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई? 18। 18। तो 28 और 18 स्मॉल क्या है? 18। 18, तो यानी यहां मेरी वैल्यू आ जाएगी एल की 18। क्लियर? Yes, ऐसे sir. ही अब मैं आ जाऊंगा एक्टिविटी 3 के बाद एक्टिविटी 2 पे आ जाऊंगा, और 2 पे देखो मेरी एल की वैल्यू क्या है? मेरे पास फिर से यहाँ पे दो टेल आ रही है, यानी कि मेरे पास फिर से दो ऑप्शन है यहाँ पे आने के। तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है, वो कह रहा है 37 माइनस 5 कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 32। दूसरा क्या है? 18 माइनस 3 यानी कि 15, छोटा क्या हुआ? 15। 15। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 50, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरी ये लास्ट एक्टिविटी है 1। अब जो मेरी स्टार्टिंग और जो एंड एक्टिविटी होती है दोनों पे जो ई की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं आंख बंद करके यहां पे इसको 0 कर देता हूं, ठीक। वैसे क्या होगा, वैसे मैं देखूंगा 15 मार्क्स 15 0 हो रहा है वैसे भी, बट अगर कभी क्वेश्चन में आपको देखना हो तो आप स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है दोनों आपकी ई और एल की वैल्यू सेम होगी, ये आपको सेम रखनी होती है, ठीक है भाई। तो इस तरह देखो आपने सारी एक्टिविटीज के लिए ई और एल कैलकुलेट कर लिया है। और ई और एल क्या है मेरे? ई का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड एल का मतलब क्या है? लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये दोनों मैंने कर लिए हैं कैलकुलेट। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ, बाकी जो टाइम रहेगा वो मैं निकालूंगा अगली क्लास में। अभी सिर्फ मैं क्रिटिकल पाथ निकाल के आपकी क्लास ओवर करूंगा आज। तो देखो जहां जहां मेरी जो एक्टिविटीज की जो ई और एल की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है उसको बोलता हूं मैं फ्लोट। तो जहां पे मेरी फ्लोट 0 आएगी उसको बोलता हूं मैं दैट एक्टिविटी इज क्रिटिकल,
यानी वो मेरे क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है। तो देखो जहां जहां मेरी एक्टिविटीज इक्वल है वो कौन कौन सी, मैं थोड़ा दिखाता हूं अभी आपको। कलर चेंज कर दूं इसका। हाँ ये रहा। तो देखो पहली मेरी एक्टिविटी कौन सी है, मेरी एक्टिविटी 1 है, यहाँ पे मेरी सेम वैल्यू है। उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी 2 है, इस पे मेरी एक्टिविटी सेम है वैल्यू। फिर जो मेरी एक्टिविटी 3 है, इस पे भी सेम वैल्यू आ रही है ई और एल की। फिर जो मेरी एक्टिविटी 4 है, इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है। फिर उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी 6 है, उसकी वैल्यू भी सेम है। और फिर जो मेरी एक्टिविटी 7 है, उस पे भी ई और एल की वैल्यू सेम है। यानी कि ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, राइट। तो यानी कि जो इनसे जो मिलके जो पाथ बनेगा, वो पाथ कहलाएगा क्रिटिकल पाथ, राइट। तो इनको मुझे हाईलाइट कर देना थोड़ा सा। जैसे मैंने उसको सिंगल लाइन से बना रखा है, तो मैं इस पे डबल लाइन कर दूंगा इस तरह से, देखो ये, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये आपको जो पाथ अलग से हाईलाइट हो रहा है डबल लाइन से, दिस इज माय क्रिटिकल पाथ फॉर दिस गिवन नेटवर्क। इस पाथ को मैं लिखूंगा अभी इस तरह से, कि जो मेरा क्रिटिकल पाथ आया वो क्या आया है, वो आया है 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ठीक है। अब जो मेरी ये एक्टिविटी आ गई 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, दीज आर द क्रिटिकल पाथ फॉर द गिवन ड्यूरेशन। अब इनका जो आप टाइम ड्यूरेशन है वो जोड़ लो, वो आपका 54 आएगा। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा आंसर बन जाएगा फॉर द गिवन प्रॉब्लम क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3 4 6 7 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 54 वीक्स। ठीक है भाई, इतना करने के बाद क्वेश्चन पूरा हो जाता है कंप्लीट। समझ आया कुछ? यस सर। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगा टेबल के थ्रू। जो मेरे बाकी जो टाइम बच रहे हैं, जो सारी टेबल मैंने बना रखी हो इसमें, हाँ ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा, अभी रहने दो, टाइम हो चुका है, राइट। तो अभी फिलहाल इतना समझ लो आप कि जो हाँ जहां मेरी एक्टिविटी ई और एल की वैल्यू सेम आ रही हैं, उनको बोल रहा हूं मैं क्रिटिकल एक्टिविटी, और इन एक्टिविटी के कलेक्शन को बोल रहा हूं मैं क्रिटिकल पाथ। उसको मुझे हाईलाइट करना है डबल लाइन से, जो कि मेरा पाथ बन के आया है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7। दिस इज माई क्रिटिकल पाथ। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। बताओ भाई। बोलिए क्लास। मयंक, नवीन, सूर्यकांत, विशाल, विनीत, यस सर। सब क्लियर है? यस सर, सब क्लियर है। चलिए, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, फिर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ बोल रहे हो? नो सर। ठीक है, ओके बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।